बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीब मोहम्मद वसल्लम। अच्छा जी, ये मेरी स्लाइड है। केस स्टडी आज हम करने जा रहे हैं हमारी आउटलाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है। केस स्टडी होती क्या है? पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि केस स्टडीज होती क्या है। केस स्टडीज कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने अक्सर ये नाम सुने होंगे, लाइमलाइट, ये आसिम जोफा, ये वो सभी नाम सुने ही होंगे। ठीक है। आ, ये हमारे फॉर एग्जांपल मैं इनको फिलहाल मैं एक केस कह रही हूँ। केस क्यों कह रही हूँ मैं बताती हूँ क्यों कह रही हूँ। केस मैं इनको इसलिए कह रही हूँ कि जो बाहर के जो हमारे यूएसए यूके के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो अक्सर अपने उनके कोर्स का हिस्सा होता है। वैसे तो पाकिस्तान में भी कोई सोशल साइंसेज ये वो एक दो कोर्सेज हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए मेडिसिन, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन वगैरह, ये एक फील्ड्स हैं। मतलब पढ़ाई की, जैसे मेडिसिन डॉक्टरेट की तरफ है, एजुकेशन आप जानते ही हैं, एंथ्रोपोलॉजी भी ये भी एक फील्ड है जिसमें केस स्टडीज वगैरह किए जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस भी आपने नाम सुना होगा। सोशल वर्क और साइकोलॉजी, इसका भी आपने यकीनन नाम सुना होगा। ये मतलब एक फील्ड्स हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ केस होते हैं और हम इनके ऊपर स्टडीज की जाती हैं। अब मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। इससे हटके एग्जांपल लाइमलाइट, आसम जोफा, ये वो है ना, इस तरह के जो ब्रांड्स होते हैं या जो कोई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, इनके ऊपर हमने एक केस स्टडीज लिखनी होती हैं। केस स्टडी लिखते क्यों हैं? फॉर एग्जांपल, बाहर के कम्युनिटी, मतलब कि मैं अभी बात करती हूँ, सॉरी पहले वो बता दूं कि जो यूके और यूएसए में वगैरह होते हैं ना, उनकी स्टडीज का ये हिस्सा होता है। वो अपने स्टूडेंट्स को ही ये काम देते हैं एज एन असाइनमेंट कि आप मुझे इस केस के ऊपर एक पूरी कंप्लीट स्टडी करके बताएं। अब केस स्टडीज करते क्यों हैं? केस स्टडीज इसलिए करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब 2 साल पहले लाइमलाइट में, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। 2 साल पहले ये जो लाइमलाइट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर कुछ और चीजें थी। अब इन्होंने 2 साल के मतलब 2 साल गुजर गए हैं, 2 साल के अंदर मुख्तलिफ इन्होंने अपडेट किए होंगे ना। कोई अपनी इन्होंने ब्रांचेस बनाई होंगी, कोई अपने नए नए कोई मटेरियल ऐड किए होंगे, नए नए कोई कपड़े वगैरह, कुछ भी कोई भी चीज ऐड की होगी। मैं जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, लाइमलाइट की एग्जांपल बता रही हूँ, कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। उन्होंने अपडेशन की होगी ना, तो जो अपडेशन की होगी 2 साल के अंदर, उन्होंने वो चीज पुराने केस के अंदर तो नहीं रही होगी ना। वो चीज अपडेट की होगी, तो लिहाजा हम एक केस स्टडी इसलिए करते हैं कि हम किसी भी ब्रांड की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक इन डेप्थ उसकी मतलब हर तरह से उसकी जो ना स्टडी कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको केस स्टडी के एग्जांपल बता देती हूँ। आ केस स्टडी इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ वन पर्सन, ग्रुप और इवेंट। In a case studies, nearly every aspect of the subject's life and history is analyzed to seek patterns and causes of behavior. मतलब कि ये जो आपकी केस स्टडी है ना, ये एक इन डेप्थ स्टडी होती है। किसी भी बंदे के ऊपर हो सकती है, किसी ग्रुप के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, या किसी वाक्य के ऊपर भी। जो केस स्टडी है ना, ये उस सब्जेक्ट की, मतलब उस सब्जेक्ट से मुराद वो बंदा, वो ग्रुप, या वो इवेंट, या वो ऑर्गेनाइजेशन, उस सब्जेक्ट की ये जो है ना, तमाम हिस्ट्री उसके अंदर बेस्ड होती है। तो मतलब अभी वो पुराना क्या कर चुका है और अब तक वो क्या कर रहा है। ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? मुझे मैसेज कर दें। केस स्टडी का मायने आपको क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पकड़ लें, उसने अपनी हिस्ट्री में क्या किया था, और अब तक वो कहाँ तक पहुंच गया है, इसके ऊपर हमने एक स्टडी लिखनी होती है, जिसके अंदर उसने अपने उसके बेनिफिट्स आ जाएंगे, जिसके अंदर उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सब कुछ आप लोगों ने बताना होता है। ठीक हो गया। केस स्टडीज कैन बी यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स। ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि हमारी जो ये स्टडीज है ना, साइकोलॉजी, मेडिसिन, एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल वर्क, इनके अंदर ये इन इदारों के अंदर केस स्टडीज का काम किया जाता है। साइकोलॉजी से आप मतलब बयान कर ले, साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट मतलब इस साइड पे जाती है ना, तो हमें जो दिमाग से लिहाज से, माइंड के लिहाज से जो मसले मसाइल होते हैं ना,
हमें उसके लिए एक थेरेपिस्ट की जरूरत होती है, साइकेट्रिस्ट की एक जरूरत होती है। तो वो जब हम उसके पास जाएंगे तो हम उसके लिए एक पर्सन भी कह लें या हम उसके लिए एक केस भी कह लें। अब बात समझ में आई, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, साइकोलॉजी की इसीलिए एग्जाम्पल दी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी मेडिसिन के ऊपर करेंगे तो जस्ट सिंपल एक मेडिसिन है तो वो मेडिसिन हमारा एक केस होगी, हम उसके ऊपर प्रोज कॉन्स उसकी सब चीजों को अच्छे तरीके से उसको मतलब एक नो हाउ उसकी लेंगे। अच्छा जी, द पर्पज ऑफ अ केस स्टडीज इज टू लर्न एज मच एज अ possible about an individual or group so that the information can be generalized to many others. Unfortunately, case studies tends to be highly subjective and it is sometimes difficult to generalize results to a larger population. अच्छा जी, ये इसका मतलब इतने पैराग्राफ में ये बात की गई है कि ये जो है ना, आप एक केस के ऊपर, कोई सी भी केस से मुराद कोई भी बंदा भी हो सकता है, इवेंट भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकती है, या कोई भी एक इंडिविजुअल, मतलब आप अपनी एग्जांपल ले लें, आप एज एन इंडिविजुअल भी हो सकते हो। ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि जो एक केस स्टडी है ना, ये द इंफॉर्मेशन कैन बी जनरलाइज टू मैनी अदर, मतलब कि ये बहुत डिटेल्ड होगी, मतलब इसके ऊपर आप समटाइम्स आप लोग मतलब आप इसके ऊपर चाहकर भी शॉर्ट काम नहीं कर सकते, आपको इसके एक्सपेक्ट्स सारे देखने ही पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे बात की हुई है कि अनफॉर्चुनेटली केस स्टडीज टेंड्स टू बी हाईली सब्जेक्टिव, बहुत सब्जेक्टिव होती है, मतलब सब्जेक्टिव आप समझते हैं ना, मतलब आपको इसको डिटेल्ड में बयान करना पड़ता है, एंड इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू जनरलाइज रिजल्ट्स टू अ लार्जर पॉपुलेशन। और अगर आप किसी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर लिख रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन जाहिर है हमने इसको काम करना है, हमें ये आनी चाहिए। इफ यू आर राइटिंग अ केस स्टडी, इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो द रूल्स ऑफ एपीए फॉर्मेट। एपीए फॉर्मेट क्या होता है, मैं नीचे आप लोगों को वर्ड खोल रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वर्ड की स्क्रीन कहाँ है जी, मेरी वर्ड की स्क्रीन ये है, ये मैं आउटलाइन वाली ही वर्ड की स्क्रीन खोल रही हूँ। एपीए फॉर्मेट, रेफरेंसेस में जाएंगे, ये आप देखें स्टाइल्स एपीए, इस फॉर्मेट में हमें काम करना पड़ता है, मतलब कि बिब्लोग्राफी की फॉर्मेट में से काम करना पड़ता है। रेफरेंसेस नहीं देते इसमें, इसमें बिब्लोग्राफी यूज की जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है। एपीए एक स्टाइल है लिखने का, एक हमारा काम करने का तरीका है, ये एपीए में ही हम ऑलमोस्ट काम करते हैं, और केस स्टडीज को भी टोटली एपीए में करते हैं। अगर आपका क्लाइंट बिब्लोग्राफी मांगे तो बिब्लोग्राफी कर दीजिएगा, अगर आपका क्लाइंट रेफरेंसेस मांगे तो रेफरेंसेस कर दीजिएगा। इसके लिए 25-30 रेफरेंसेस की जरूरत होती है, रेफरेंसेस कैसे देने हैं वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। इफ यू आर राइटिंग अ केस स्टडी, इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो द रूल्स ऑफ एपीए फॉर्मेट। ठीक हो गया, ये मैंने आपको बता दिया है। मैं आपके साथ स्क्रीन वापस अपनी यही वाली शेयर कर दी है, स्लाइड्स वाली, कंफ्यूज ना हो जाएगा। इफ यू आर राइटिंग अ केस स्टडी, इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो द रूल्स ऑफ एपीए फॉर्मेट। एपीए फॉर्मेट मैंने बता दिया, ठीक है। हम मोस्टली एपीए फॉर्मेट में ही काम करते हैं। क्लाइंट रेफरेंसेस मांगता है, 20 से 25 आप लोगों को यहाँ पे रेफरेंसेस देने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में बताया हुआ है कि इसके बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन। जब भी कोई अच्छी सी आप लोगों ने केस स्टडी करनी है तो आपने उसके बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस दोनों बताने हैं। ठीक है। Our case studies can have both strengths and weaknesses. Researchers must consider these pros and cons before deciding if this type of study is appropriate for their needs. ठीक है, कि एक जो केस स्टडीज है उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ्स भी होती हैं और उसकी वीकनेसेस भी होती हैं। Researchers must consider these pros and cons before deciding if this type of study is appropriate for their needs. ठीक है, कि उसके अंदर उसकी आपने वीकनेसेस भी सारी बतानी है और उसके स्ट्रेंथ्स भी सारी बतानी है। कैसे बतानी है मैं अभी आपको बताती हूँ, आप परेशान ना हो जाइएगा। अभी फिलहाल केस स्टडीज का मीनिंग समझे। अब केस स्टडीज टेंड्स टू फोकस ऑन क्वालिटेटिव डाटा यूजिंग मेथड्स सच एज इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस एंड एनालिसिस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, photographs and official records. Sometimes a case studies will also collect quantitative data. ठीक हो गया। जो केस स्टडीज है ना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, लिखने में,
मतलब आप इसको जस्ट एक रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं, एक ऐसे की फॉर्म में लिखते हैं, मजमून की शक्ल में लिखते हैं। ये क्वांटिटेटिव डाटा मतलब नंबरिंग 1 2 3 4 नहीं होती इसमें ऐड। इसमें डाटा क्वांटिटेटिव डाटा फॉर्म में नहीं होता, लेकिन बहुत ही कोई रेयर केस हो जाए तो उसमें क्वांटिटेटिव डाटा ऐड किया जाता है। लेकिन इसको आपने एक ऐसे की फॉर्म में लिखना होता है, सिंपल सी ये बात है। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर पे जो आर्टिकल्स होते हैं, अब आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आपने कोविड वाला लिखा था टॉपिक, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको यहाँ पे ये भी बात बता चुकूं, बताती चलूं, आर्टिकल्स के नीचे रेफरेंसेस वगैरह नहीं देते, वो जो मैंने आपको दिए थे वो मैंने आपको टॉपिक उसी दिन आर्टिकल्स वगैरह का करवाया था। दैट्स वाई आप लोगों को कहा था कि मुझे इसके नीचे ही आर्टिकल्स बना दें, रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी बना दें, ठीक है। आर्टिकल्स में अगर रेफरेंसेस आपका क्लाइंट मांगेगा तो आपने आर्टिकल्स के नीचे देना है, लेकिन केस स्टडीज के नीचे रेफरेंसेस आपका मस्ट है। अगर आपका क्लाइंट रेफरेंसेस कह रहा है तो रेफरेंसेस दीजिएगा, बिब्लियोग्राफी कह रहे हैं तो बिब्लियोग्राफी दीजिएगा। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई कि ये क्वालिटेटिव डाटा की फॉर्म में होता है, क्वांटिटेटिव डाटा की फॉर्म में नहीं होता। अच्छा, इसके प्रोज आपने कैसे लिखने हैं? प्रोज कहते हैं फायदे को, इसको बेनिफिट्स भी कह लें। इसके अलावा फायदे, इसके अलावा इसके अलावा मतलब आप कोई भी मतलब इसके जो भी फायदे कह लें सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक हो गया। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है? Pros: one of the greatest advantages of a case study is that it allows researchers to investigate things that are often difficult to impossible to replicate in a lab. ठीक है। ये अक्सर मतलब हम लैब में ये काम नहीं कर सकते, लेकिन हमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसके ऊपर काफी मिल जाता है मटेरियल। जब हम किसी चीज के दायरे की इन्वेस्टिगेशन करें ना, तो हमें यहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आप परेशान ना हो जाएगा, आपने इन्वेस्टिगेशन करने नहीं अगले दायरे की चल जाना। इन्वेस्टिगेशन से मुराद हमें गूगल से डाटा कलेक्ट करना है। हमें गूगल पे हर चीज मौजूद होती है। सम अदर बेनिफिट्स ऑफ अ केस स्टडीज, ठीक है, अलाउ रिसर्चर्स टू। श्रेया, मेरी साइड पे मसला हो गया था, आप मुझे सुन सकती हैं इस टाइम? मेरा जूम इशू कर गया था, पता नहीं मैंने ऑन भी कर किया है। अच्छा जी, आ, श्रेया मेरी आवाज आ रही है ना? मुझे मुझे मैसेज कर दें। ठीक हो गया, मेरी साइड पे जूम का इशू हो गया था, पता नहीं मैंने इसको आपसे करवाया भी है, फिर भी पता नहीं क्या इशू है। अच्छा जी, ये मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही है आपके साथ, प्रोज एंड कॉन्स वाली। प्रोज प्रोज पे थी मैं। हम्म, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? ठीक हो गया। अच्छा जी, प्रोज बता रही थी, फायदे को कहते हैं, इसका जो एक फायदा है ना, अलाउज रिसर्चर्स टू कलेक्ट अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके पास एक अच्छा खासा इसके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, आके आप इसके ऊपर अपनी एक केस स्टडी लिख सकें। गिव रिसर्चर्स गिव रिसर्चर्स द चांस टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन रेयर और अनयूजुअल केसेस। ठीक हो गया। परमिट्स रिसर्चर्स टू डेवलप हाइपोथेसिस दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना पसंद करूंगी साइकोलॉजी के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई मसला आ जाता है, कोई ऐसा मसला जिसके लिए हमें डॉक्टर की जरूरत है, तो डॉक्टर हमारी एक डिटेल्ड स्टडी करता है। नबीहा, डॉक्टर जो है ना, जो साइकियाट्रिस्ट होगा, वो हमारी एक डिटेल्ड स्टडी करता है। वो हमारा मतलब सारा पूछेगा, आगे हिस्ट्री, आगे जो हमारे साथ जा रहा है। इसी तरह ही ये इसके यही फायदा है कि केस स्टडी में आपकी हर चीज ही देखी जाएगी इन डिटेल्ड। यही बस यहाँ पे बात समझने वाली है। आगे इसके कौन से हैं? ऑन द नेगेटिव साइड, आ केस स्टडीज कैन नॉट necessarily be generalized to the larger population। ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए यूज नहीं की जा सकती। ये मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना होता है, तो लार्जर पॉपुलेशन के लिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना बहुत ज्यादा टफ काम है। कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट, मे नॉट बी साइंटिफिकली रिगोरियस, दिस कैन लीड टू बाइस। ठीक हो गया। ये बस इसका समझने के एक दो पॉइंट्स हैं, जो मतलब आप लोगों के लिए जरूरी हैं। अब कैसे इसको लिखना है, कैसे क्या तरीका है, मैं
इसके लिए खुद एक स्टडी पे यूके की एक लड़की थी, उसकी यूनिवर्सिटी की केस स्टडी से मैंने उस पर काम किया हुआ है। मैं आपके साथ ना वो शेयर करने जा रही हूँ, और उसी से मैं आप लोगों को आपको ना इसका लिखने का तरीका बता रही हूँ। अ, बस गिव मी अ सेकेंड। केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा केस स्टडी शो हो जाती है तो। ये मैंने एक क्लाइंट का काम किया था, उसके ऊपर मैंने लिखी थी। ये मैं आपके साथ आप शेयर करने लगी हूँ। ये टेस्ला और मार्क्स एंड स्पेंसर के ऊपर मैंने ये केस स्टडी लिखी थी। श्रेया, ये मेरी आपको शेयर हो रही है स्क्रीन? ये मैंने एक केस स्टडी लिखी थी, अब नहीं, काफी जरा पुरानी सी बात है। ठीक है, ये केस स्टडी है, इसको पहले देख ले। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने, मेरा टॉपिक था, मुझे उसने बेसिकली केस स्टडी ये है, मेरी केस स्टडी दो टॉपिक थे, मार्क्स एंड स्पेंसर, और दूसरा टॉपिक था टेस्ला मोटर्स। ठीक है, मैं जरा आपको दिखाती हूँ। ये है जी, ये है जी टेस्ला मोटर्स। ठीक है, उसने, टेस्ला मोटर्स क्या है जी, ये बाहर की यूके की एक कंपनी है। इसके नेम से ही जाहिर है टेस्ला में। मैं जरा पेज की सेटिंग कर रही हूँ, परेशान ना हो जाइएगा, बस मैं सेटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ सारा। ये देख रही है, मैं नीचे तक या इसको सारा एक ओवरव्यू भी दे लें। इसमें रेफरेंसेस ऐड किए हुए हैं, और अच्छे खासे 20-25 रेफरेंसेस उसने मुझसे मांगे थे, और ये सारे वैलिड रेफरेंसेस हैं। जहां जहां से मैंने काम दिया है, जहां जहां से मैंने काम किया, ये मैंने सारे रेफरेंसेस उसके कहने पे डाले। उसने मुझे रेफरेंसेस कहा था, अगर वो आपको बिब्लियोग्राफी कहेगा, आपका क्लाइंट, आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है, तो आप उसको बिब्लियोग्राफी दे दीजिएगा। मेरा पेज सेट नहीं हो रहा, मैं इसको बस सेट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये दरअसल फॉर्मेट भी है ना, पीडीएफ फॉर्मेट है, इसके अंदर आप मुश्किल हो जाएगी। मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ, सेटिस्फाई बाद में कर लेंगे। बल्कि ना, मैं यहाँ से वर्ड पे जाती हूँ, न्यू एक खोलती हूँ डॉक्यूमेंट। बेटा एक मिनट प्लीज। नो, देखिए, ये मैं आपके लिए ना मतलब इजी सा काम कर रही हूँ, कि मैं यहाँ से ना यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, कॉपी करके इसको जाती हूँ। पीडीएफ फॉर्मेट में पड़ी हुई है, वर्ड फॉर्मेट में हो ना तो काम इजी हो जाता है, पीडीएफ में नहीं होता। अच्छा, यहाँ से ही देखिएगा, मैं इसको कल मैं आपको फिर एक बार इसको फॉर्मेट को करके चेंज करके ना वर्ड में बता दूंगी। मुझे उसने दो केस स्टडियां दी थी, एक केस स्टडी थी टेस्ला मोटर्स की, और एक केस स्टडी थी मार्क्स एंड स्पेंसर की। ठीक है, जो टेस्ला मोटर्स है ना, ये है टेस्ला मोटर्स के ऊपर, यहाँ तक। इसको सारा एक बार थोड़ा सा देख लें। और ये जो स्टडी थी ना मार्क एंड स्पेंसर की, ये थी एक कपड़ों के ऊपर ब्रांड की है। ये बाहर का एक ब्रांड है मार्क्स एंड स्पेंसर। वैसे यहाँ पे भी पता नहीं हुआ करता था, मुझे याद नहीं है, आप कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मार्क्स एंड स्पेंसर यूके में है। और ये एक पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के लेवल पे था ये, एक वहाँ की। इन दोनों के ऊपर मुझे एक केस स्टडीज लिखनी थी। ठीक है, पहले तो मैंने टेस्ला मोटर्स के ऊपर क्या किया, मैं दोबारा से टेस्ला मोटर पे जा रही हूँ। ये पीडीएफ फॉर्मेट में ना इसको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगी। जहां पे मेरा वर्ड में कल पड़ा होगा ना, वो मैं कल देखूंगी, फिर मैं आप लोगों के साथ, आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगी। फिलहाल आपको यहाँ से मेरा से समझ लग जाएगी, टेंशन ना लें। टेस्ला मोटर एक प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, ये मोटर्स के ऊपर काम करती है। पहले मैंने इस कंपनी का थोड़ा सा
सारा बता दिया कि टेस्ला इसको क्यों कहा जाता है, मतलब इसका क्या है, ये किसने बनाई है, कंपनी का जो फॉर्मर नेम है, ये कब इस स्टेज में आई है, ये सारा मैंने इस फर्स्ट पैराग्राफ में इसका एक थोड़ा सा इंट्रो सा दे दिया। ठीक है, ये कुछ ज्यादा से ज्यादा मेरे वही वर्ड्स होंगे, बहुत ज्यादा होंगे तो 100 वर्ड्स हैं, इससे ज्यादा ये वाला पैराग्राफ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंड पे, जहां से ये मैंने मटेरियल लिया, यहाँ पे मैंने इसका एक रेफरेंस दे दिया था। ठीक है, साइटेशन दे दी थी जिसकी बेस पे मेरा रेफरेंसेस एंड पे हो जाएगा, सॉरी साइटेशन दे दी थी। देन मैंने इसके इंपॉर्टेंट कोई मोमेंट्स है ना, तो मैंने वो इसके हिस्ट्री में, क्योंकि जाहिर है केस स्टडी में बात करनी है तो केस स्टडीज की आपको हिस्ट्री भी चाहिए होगी, तो मैंने इसकी बात कर दी थी हिस्ट्री। ये सारी मैंने नेट से पकड़ी, जो मैं चेंजेस कर सकती थी मैंने खुद से चेंजेस किए, जो मैं टूल यूज कर सकती थी कुछ मैंने एक दो टूल्स आपको भी बताए, मैं प्लेजरिज्म के सॉरी पैराफ्रेजिंग का टूल बताया हुआ, क्विल बूट उससे भी यूज किया। इसके अलावा कोई टूल्स है जो भी मैंने आपको बताए, कॉपी डॉट ए आई, मैंने उसको भी थोड़ा सा यूज किया, वो मैं टूल अभी आपको बता देती हूँ कैसे यूज करना है। और फिर मैंने ये सारा जो भी मटेरियल रिसर्च अच्छी खासी की, मैंने यहाँ तक लिखा, जहां से पकड़ा मैंने फिर यहाँ पे साइटेशन दे दी। किसके ऊपर? पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का था, मैं इसके ऊपर वर्ड पे जा रही हूँ और यहाँ पे लिख रही हूँ। पहला पैराग्राफ किसका था? इंट्रोडक्शन का था। ठीक हो गया। और दूसरा पैराग्राफ हमारा था हिस्ट्री के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर रही हूँ बस। और दूसरा पैराग्राफ हिस्ट्री का था। ठीक हो गया। ऊपर मैं इसको हेडिंग दे देती हूँ। हेडिंग मेरी क्या होगी? हेडिंग मेरी जी टेस्ला मोटर्स पे बात हो रही है फिलहाल, टेस्ला मोटर्स। ठीक हो गया। इसको मैंने कर दिया सेंटर अलाइन। ये मैं थोड़ा सा वर्ड पे भी काम कर रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। टेस्ला मोटर्स पे थी, इंट्रोडक्शन थी, मैंने इंट्रोडक्शन इसका कितना लिखा था? मैंने इसका इंट्रोडक्शन कह लें जी, ज्यादा से ज्यादा 100, इससे ज्यादा नहीं, 70 to 100 वर्ड्स, 70 से 100 वर्ड्स ये आपने लिख लेने हैं। देन आपने हिस्ट्री के ऊपर जाना है, हिस्ट्री के ऊपर भी 100 से नॉट मोर देन 100 वर्ड्स, इससे ज्यादा आप नहीं जाएंगी। ठीक हो गया। 100 वर्ड्स इधर मैंने हिस्ट्री वाले पैराग्राफ में भी लिख लिए। ठीक हो गया। देन मैं कहाँ गई? मैं दोबारा से जा रही हूँ, दोबारा से मैं जा रही हूँ। अच्छा जी सॉरी श्रेया, दोबारा से बता देती कि मैं वर्ड के ऊपर आई हूँ, मेरा टॉपिक था, सॉरी मेरी स्क्रीन आपके आप साथ अब शेयर हो रही है, आप स्क्रीन शेयर हो गई। ये MS वर्ड के ऊपर मैंने टेस्ला मोटर्स लिखा है। ठीक है। मेरा जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है ना, मैं दोबारा से उसी स्क्रीन पे जा रही हूँ। ये जो मेरा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है ना, ये नॉट मोर देन 100 वर्ड्स, या 50 to 100 वर्ड्स का भी कर सकती हैं। ठीक है, 50 to 100 वर्ड्स का भी कर देती है, मैं यहाँ पे 50 to 100 वर्ड्स कर देती हूँ। 50 to 100 वर्ड्स तक है। उसके बाद हिस्ट्री का पैराग्राफ है, ये ज्यादा ज्यादा 100 वर्ड्स का है, 100 वर्ड्स का। ठीक हो गया। अब मैं दोबारा से क्या किया, जब मैंने इसके इंपॉर्टेंट मोमेंट्स बता दिए हिस्ट्री के, अब मैंने अभी आपको अपनी स्लाइड में भी बताया था एनेबलर्स और बैरियर्स ऐड करने हैं। एनेबलर और बैरियर्स सीधा सीधा बेनिफिट्स और इसके नुकसानों को कहते हैं। ठीक है, फायदे नुकसान को एनेबलर्स एंड बैरियर्स भी कहते हैं। एनेबलर्स मतलब इसके ले लें प्रोज, और बैरियर्स इसके ले लें कॉन्स। ठीक हो गया। मैंने इसके दो बेनिफिट्स बता दिए थे जो भी मैंने इसके ऊपर सर्च की। फॉर एग्जाम्पल ये मैं अब आपके साथ गूगल भी शेयर कर रही हूँ। ये मेरी गूगल की स्क्रीन है, मेरी गूगल की स्क्रीन कहाँ है? गूगल मैं ओपन कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, मैं गूगल ओपन कर लेती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेरी गूगल की स्क्रीन है जो कि मैं अब आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, ये मेरी गूगल की स्क्रीन है। मैंने इसके ऊपर सिंपली गूगल पे गई हूँ। गूगल के ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ला मोटर्स, टेस्ला मोटर्स। देखें मुझे टेस्ला कार्स आ गया, आप टेस्ला मोटर लिख लें। टेस्ला मोटर्स पे गई हूँ। ये सारा इसके ऊपर अच्छा खासा मुझे मटेरियल मिल गया, 1 2 3 4 5 ये छोड़ दिया करें, जो यहाँ से स्टार्ट किया करें।
ये जो टेस्ला मोटर्स है ना, इसके यहाँ से स्टार्ट किया करें। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला, ये लिंक्डइन है, टेस्ला आगे क्या है, इंस्टाग्राम फोटोज एंड वीडियो, टेस्ला यूट्यूब शुरू खुल जाएगा। उसमें नहीं, हमें टेस्ला मोटर्स के ऊपर मटेरियल लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये है, नेक्स्ट बार में ये देखे टेस्ला मोटर के ऊपर इन्होंने सारा कुछ बता दिया। आपने टेस्ला के ऊपर अच्छी खासी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब आपको डाटा कलेक्ट करना आ जाना चाहिए, ठीक है ना। डाटा आप कलेक्ट कर सकते हो। जब आप डाटा कलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आपने इसके एनेबलर्स और बैरियर्स की तरफ जब आना है हिस्ट्री के बाद, तो मैंने पहले रीजन वन में इट क्रिएट्स ऑटोमोबाइल द सेम वे इट क्रिएट्स सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर की भी कंपनी है और ये एक ऑटोमोबाइल्स की भी कंपनी है। ये मुझे एक इसका फायदा नजर आया, ये मैंने इसको नंबर वन पे लिख के यहाँ पे नीचे साइटेशन दे दी। इसके बाद इसका दूसरा था एक्सेलरेट द वर्ल्ड ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी। ठीक है, ये सस्टेनेबल एनर्जी की जो गाड़ियां ना, कुछ ऐसी हैं जो कि मतलब कुछ ज्यादा यूज नहीं करती पावर शावर और इलेक्ट्रिक मतलब व्हीकल्स है ना, टेस्ला की। जब आप मतलब पढ़ेंगी क्योंकि इलेक्ट्रिक है, तो ये हमारा एक तो पेट्रोल भी नहीं यूज हुआ, फिर पेट्रोल की वजह से जो डस्ट डस्ट एलर्जी जो डस्ट वगैरह हो जाती है वो भी नहीं हुई। तो ये हमारा एक फायदा ही हुआ। मैंने इसके ऊपर दूसरा अपना प्रोज लिख दिया, इसके ऊपर मुझे जितना मटेरियल लिखा मैंने वो लिख दिया। ठीक है, मैं दोबारा से जा रही हूँ वहां। अब मैंने तीसरा वर्ड क्या करना है, एनेबलर्स। एनेबलर्स, इसके मोर देन आपने 200 वर्ड्स कर लें, ये ज्यादा से ज्यादा 200 वर्ड्स तक चला जाएगा। 200 वर्ड्स कर लिए, उसके बाद आपने इसके बैरियर्स पे आ जाना है। बैरियर्स पे जब आ जाएंगी, तो बैरियर्स भी आपके डिवाइड कर लें 200 वर्ड्स। ठीक हो गया कि कितने हमारे वर्ड्स हो गए, 200, 400, 500, बहुत ज्यादा होता है 550 तक। बाकी ये वर्ड्स आपको आपका क्लाइंट्स बताएगा, आपने परेशान नहीं होना, ये चीज आपको आपके क्लाइंट बता देगा कितने वर्ड्स हैं और कैसे आपने डिवाइड करना, ये अब आप खुद देखिएगा। मैंने अपना काम किया, मैंने बैरियर्स के देखे। बैरियर्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डैमेज, ठीक है, ये मुझे इसका एक नुकसान लगा, मैंने इसकी यहाँ पे इसकी एक्सप्लेन कर दिया। और फिर नंबर 4 पे भी मुझे एनवायरमेंटल इंफ्रिजमेंट, ये भी मुझे एक इसका नुकसान लगा, मैंने इसको ये नंबर 4 पे ऐड कर दिया। बस बस, ये एक छोटी सी केस स्टडी है, ठीक है, इसको एज अ केस स्टडी मैंने लिख दिया। नेक्स्ट जब एंड पे करना ना, आपको एक छोटी सी क्रिटिकल इवेल्युएशन करनी है। ठीक है, क्रिटिकल इवेल्युएशन क्या होती है, आपको ये खुद से लिखनी पड़ेगी। जब आप इसको एक अच्छी तरह पढ़ेंगे, आप खुद ही इसके ऊपर एक क्रिटिकल इवेल्युएशन में क्या मतलब आपको टेस्ला मोटर्स फॉर एग्जांपल क्यों पसंद नहीं आई या क्या इशू था, ये आप एंड पे एक पैराग्राफ खुद का खुद ऐड हो जाएंगे जब आप इसके ऊपर काम करेंगे। क्रिटिकल इवेल्युएशन, इवेल्युएशन, ये भी मोर देन 100 वर्ड से ज्यादा नहीं जाएगी। बस बाकी वर्ड्स जो है ना आपके, आपको आपका क्लाइंट बता देगा, उसके लिए आपने परेशानी नहीं लेनी। ये कितने वर्ड्स था, किससे ज्यादा या कम भी है, तो वो वर्ड्स आपको बता देगा। इसको लिखने का जस्ट सिंपल वे ही ये है। अच्छा, मैं नेक्स्ट दोबारा से अपनी केस स्टडी की तरफ जा रही हूँ। फिर उसने मुझे एक और दी, मार्क्स एंड स्पेंसर की। मार्क्स एंड स्पेंसर की जब मैंने की ना, मार्क्स स्पेंसर का भी सेम यही व्यू, पहले मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर का थोड़ा सा इंट्रो दिया, उसके बाद इसके ऊपर ज्यादा काम करने को था नहीं। ठीक है, मार्क्स एंड स्पेंसर के ऊपर ज्यादा काम करने को था नहीं, ना मैंने इसकी ज्यादा हिस्ट्री थी। मैं डायरेक्ट इसके एनेबल और बैरियर्स पे आ गई। एनेबल बताया मैंने, मुझे ये जो इसका फायदा लगा वो मैंने ये बता दिया, दो फायदे बता दिए, दो ही मैंने इसके नुकसान बता दी। देन मैंने फिर इसकी इसकी भी क्रिटिकल इवेल्युएशन कर दी। क्रिटिकल इवेल्युएशन कोई मुश्किल काम नहीं है, जब आप इसको ऊपर सारा अच्छा खासा मटेरियल खोलोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये इसकी क्रिटिकल इवेल्युएशन कर ली, और यही एक छोटी सी केस स्टडी है। अब मैंने जब ये दो केस स्टडियां कर ली ना, तो मेरे क्लाइंट ने मजीद मुझे एक काम कहा कि अब तुम इन दोनों केस स्टडीज का मुझे इन दोनों को केस स्टडीज के हिसाब से तुम ये कैसे कर सकते हो, इनकी मुझे स्ट्रेटजी बता दो, इनकी फॉर्मुलेशन बता दो, इनकी इम्प्लीमेंटेशन बता दो। तो मैंने क्या किया, हाइपोथेसिस एक बना लिया कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है ना मस्ट फॉलो जनरली एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज प्रैक्टिसेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व आवर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू डिलीवर वैल्यू फॉर मनी। कि मतलब ये दोनों जो कंपनीज है ना, ये अपनी एक स्ट्रेटेजिक जो इनकी मैनेजमेंट है ना, इनका यही है
कि अपने जो भी है ना इनको मनी जो जहाँ जैसे मतलब ये जो जैसे पैसा कमा रही हैं, उनको कैसे भी अपने एक मुकाबले में रहते हुए प्रिजर्व कर सकती हैं। मैंने इनके ऊपर कोई हाइपोथेसिस बना दिया और दोनों को जैसे ये आई, इसके ऊपर एक स्वॉट एनालिसिस कर दिया। स्वॉट एनालिसिस कैसे होता है, इसको मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ। स्वॉट एनालिसिस पता है क्या होता है? आपने पहले वाले की भी देखनी है प्रोज और दूसरे वाले के भी प्रोज देखने हैं। जिसका जो बेहतर होगा वो आपको मतलब आपने उसको बस एक जस्ट डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने आपको जैसे अपनी स्लाइड्स में बताया था एक ऐसे की फॉर्म में बस आपने इन दोनों को लिख लेना है बाय यूजिंग टूल कौन सा क्विलबोर्ड। सिंपल सा आपने नेट से इसका मटेरियल लेना है, उसको अंदर खुद से अपनी चेंजेस लाजमी अपने वर्ड्स की करनी है। अदरवाइज सारा का सारा आप बिल बोर्ड नहीं यूज करेंगी। ये बात याद रखिएगा, इसमें नहीं सभी में। और देन मैंने इसका कंक्लूजन बता दिया कि एक ये पब्लिक है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसके जो गोल्स हैं दोनों के गोल्स इसी तरह है कि ये अपने मिशन को कंप्लीट करें। Furthermore, strategic management इसकी एक continuous process है that must be continued to ever changing environment। और बस ही मैंने इसके ऊपर जो भी एनालिसिस किया वो मैंने चंद एक लफ्जों में लिख दिया। अगर तो ये आपका क्लाइंट कहेगा कि दो की आपस में आप लोग करें, अव्वल तौर पे केस स्टडीज अपने आप में प्रॉपर सिर्फ इतना सा ही काम है, ये इतना सा ही काम है। ये केस स्टडीज टोटल काम इतना ही है लिखना। लेकिन अगर आपका क्लाइंट कुछ कहे वो आपको उसका तरीकाकार खुद ही बताएगा, परेशानी वाली बात नहीं है। केस स्टडीज को लिखने का तरीकाकार यही है। जो नेक्स्ट एनालिसिस किया था वो आपका क्लाइंट, आप क्लाइंट से मुराद जिसने भी आपको असाइनमेंट करवानी होगी वो आपको उसका मेथड बता देगा। आप उस हिसाब से उसके ऊपर मेथड अप्लाई कर लीजिएगा। मेथड आपका क्लाइंट ही बताएगा। केस स्टडी लिखने का तरीका बस इतना सा है। ठीक है। ठीक है सुरैया, मेरी बात समझ में आ रही है? केस स्टडी सिर्फ आपने ऐसे ही लिखनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन उसका दे देना है, फिर हिस्ट्री तो इसे बता देनी है, अगर तो उसकी नेट पे पड़ी है। नहीं बताएंगी तो ये आपकी कोई मसला नहीं। एनेबलर्स और बैरियर्स आपने लिखने और एक एंड पे क्रिटिकल इवैल्यूएशन दे देनी। अब कुछ आपको खुद भी वर्ड से लिखना आना चाहिए। अब से खुद ही से स्टार्ट करें। कल मैंने क्रिएटिव राइटिंग में भी स्टार्ट करवा दूं। क्रिएटिव राइटिंग में आप लोगों को जब मैं बताऊंगी ना तो आप लोगों को लिखने का तरीका खुद से आ जाएगा। ठीक है। हो सकता है मैं रिसर्च प्रपोजल ना करवाऊं। कल कल देखती हूँ मैं कल क्या करवाऊंगी आप लोगों को। इस वीक में मैंने मुश्किल लेक्चर ही कवर अप करवाने हैं। जो इजीएस्ट है वो लास्ट के लिए छोड़ दें। कल फिलहाल क्लास हमारी 8 बजे ही होगी। फिर टाइम डिसाइड कर लेंगे। रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर रही हूँ, कुछ पूछना तो